स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट मगर बेसिक सिग्नल्स की बातें करेंगे। उसके बाद मैथमेटिकली उन सिग्नल्स को यूज करके किस तरीके से किसी भी एक कॉम्पोजिट सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ग्राफ को कैसे मैथमेटिकली लिखा जाता है वो सीखेंगे। और उसके बाद आखिरी में जो गेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से उसको भी आज ही कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिग्नल जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपका यूनिट इम्पल्स। तो यूनिट इम्पल्स कहते किसे हैं? तो सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो यूनिट इम्पल्स का मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है उसे हम लिखते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0। यानी टाइम की वैल्यू 0 पे डेल्टा टी की वैल्यू 0 नहीं होनी है, और टाइम की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो डेल्टा टी की वैल्यू आपकी 0 होनी है। और जब भी हम एक यूनिट इम्पल्स को, यूनिट बात कह रहा हूं, यूनिट इम्पल्स को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो साथ में एक और कॉन्सेप्ट एरिया अंडर द कर्व को भी यूज करते हैं। यानी इसका सिंगल डेफिनेशन सिर्फ इक्वेशन से नहीं आ रहा, साथ में आपको यह डिफाइन करना भी जरूरी है। अगर आपसे यूनिट इम्पल्स का कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको यह बताना है द एरिया अंडर द कर्व शुड बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि यूनिट इम्पल्स की बात की जा रही है। So minus infinity to plus infinity delta t, that is area under the curve, is equal to 1। अब ये जो यूनिट इम्पल्स होता है यह आपका एक जनरलाइज्ड फंक्शन होता है, वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं होता, तो इसकी प्रॉपर्टीज बाकी फंक्शन से अलग होती हैं। अब जनरलाइज्ड फंक्शन क्या होता है और वेल डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? वो सारे फंक्शन जिनको मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकता हूं जैसा आप आज तक करते आए हैं, यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लो, या y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x हो गया, या y इज इक्वल टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया। ये सारे फंक्शन को आप मैथमेटिकल इक्वेशन से डिटरमाइन कर पा रहे हो। और अगर कोई आपको y इक्वल टू साइन x को प्लॉट करने को बोले तो आप एक ही ग्राफ बनाओगे और कुछ नहीं बना सकते हो। ऐसे फंक्शन को हम वेल डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जबकि जनरलाइज्ड फंक्शन में आपका सिर्फ इक्वेशन से आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी चाहिए, और उस एक्स्ट्रा टर्म के चलते उसके एक से ज्यादा डेफिनेशन हो सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम देख सकते हैं डेल्टा टी में एक चीज तो ये है कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 होनी है अगर टी की वैल्यू 0 नहीं है। तो अगर मुझे प्लॉट करना है तो प्लॉट कुछ इस तरीके का रहेगा कि t की वैल्यू 0 जहां जहां नहीं है वहां डेल्टा t की वैल्यू 0 है, और जैसे ही t की वैल्यू 0 हो गई तो वहां पे डेल्टा t की वैल्यू 0 नहीं कुछ वैल्यू आएगी, तो उसे मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। साथ में यह भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है कि एरिया अंडर द कर्व शुड बी इक्वल टू 1। तो अब एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1 को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जरा इसको समझते हैं। मान लो ये हमारा एक इनपुट फंक्शन है, एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है, तो इसका भी एरिया कितना है? एरिया हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो 1 बाई टाउ आपका इसका हाइट हो गया 1 बाई टाउ, और इसका ब्रेड्थ हो गया इनटू टाउ, माइनस टाउ बाई 2 से प्लस टाउ बाई 2 दैट इज टाउ, तो एरिया हो गया 1। यानी एक बात तो पक्का है, ये जो xp ऑफ t है, पेरेंट ऑफ t, p फॉर पेरेंट, ये आपका इसके अंदर का एरिया आपका 1 है। अब मान लो मैं इसको श्रिंक कर रहा हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको माइनस टाउ बाई 2 से प्लस टाउ बाई 2 की जगह माइनस टाउ बाई 4 से प्लस टाउ बाई 4 कर रहा हूं, माइनस टाउ बाई 4 से प्लस टाउ बाई 4 कर रहा हूं। मगर मैं चाहता हूं कि एरिया आपका सेम रहे, तो क्या हो जाएगा, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो एरिया 1 रखने के लिए क्या कर दूंगा मैं, अभी जो विड्थ हो गया वो घट के हो गया टाउ बाई 2, क्योंकि हम माइनस टाउ बाई 4 से प्लस टाउ बाई 4 जा रहे हैं, तो हमारा जो विड्थ हो जाएगा वो अब आपका 1 बाई टाउ न होके 2 बाई टाउ हो जाएगा, 2 बाई टाउ हो जाएगा, टाउ टाउ कैंसिल, 2 बाई 2 इक्वल टू 1। सिमिलरली इसको और छोटा कर दें, मान लो इसको मैं माइनस टाउ बाई 8 से प्लस टाउ बाई 8 चला जाऊं, तो ये 2 बाई 8 की जगह, तो ये 2 बाई टाउ की जगह 4 बाई टाउ हो जाएगा, एंड सो ऑन। जो हाइट होगा वो हाइट आपका इंक्रीज करते चला जाएगा। अब टाउ की वैल्यू मान लो मैं 0 लेके चला जाता हूं, तो डिनोमिनेटर का पार्ट क्या हो जा रहा है, 0,
तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो बेसिकली डेल्टा टी की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे कितनी होती है, तो वो इनफाइनाइट जाता है, मगर उसे हम इंफिनिटी इस तरीके से बताते हैं कि एट t इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 पे उसका जो एरिया होगा वो आपका 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि विड्थ आपका 0 है, इसलिए 1/0 हाइट हो रहा है, वो इंफिनिटी हो रहा है। अब यहाँ पे समझाने के लिए राइट नाउ मैंने एक आपका स्क्वायर पल्स लिया था, जबकि यही चीज अगर मैं एक ट्रायंगुलर पल्स लेता तो उससे भी हम कह सकते थे, एक ट्रायंगुलर पल्स इनिशियली लेते हैं और उसका एरिया हम मानते हैं कि 1 है और बाद में ट्रायंगुलर पल्स का विड्थ कम करते जाते हैं, या मैं और किसी भी टाइप का भी पल्स ले सकता था इनिशियली में, बस कंडीशन ये होना चाहिए था कि उसका एरिया 1 होना चाहिए था और बाद में उसकी विड्थ घटाते चलता तो हाइट बढ़ते चलती। यानी इनपुट पे मैं कोई सा भी पेरेंट सिग्नल ले सकता था, इसीलिए इसको कहते हैं जनरलाइज्ड फंक्शन, नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन। तो ये अंतर होता है आपका जनरलाइज्ड और वेल डिफाइंड फंक्शन में। तो राइट नाउ आपको यूनिट इंपल्स में क्या क्या मालूम होना चाहिए, क्या क्या ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखने वक्त आपको यह टर्म भी लिखना जरूरी है, दैट द एरिया अंडर द कर्व दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल्टा टी dt इज इक्वल टू 1। और आपको यह भी लिखना जरूरी है कि t इक्वल टू 0 पे इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट इंपल्स फंक्शन। अब मान लो मेरे को यूनिट इंपल्स आपका टाइम डोमेन में, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन में, कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में हमने देख लिया। अब मैं इसे डिस्क्रीट टाइम डोमेन में देखना चाहता हूं, तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में ये कैसा हो जाएगा। अगर मैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन में देखूं तो यूनिट इंपल्स आपका एक वेल डिफाइंड फंक्शन होता है। कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में ये वेल डिफाइंड नहीं था, मगर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन हो रहा है। और हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 0 एंड डेल्टा n इज इक्वल टू 0 फॉर n नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका कोई भी एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली बोल रहे हैं n इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और बाकी हर जगह सारे इंटीग्रल पे, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम की बात कर रहे हैं इसीलिए इंटीजर होगा, सारे इंटीग्रल वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 है। तो बस इतना छोटा सा आपका डेफिनेशन है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए, जब हम कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जब डिस्क्रीट टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो नहीं लगाते, एक सिंपल सा 1 और ऊपर में डॉट बना दिया, यानी 1 उसका एम्पलीट्यूड है। जबकि यहाँ पे अगर आप 1 लिखते हो तो 1 उसके अंदर का एरिया हो गया, अगर 2 लिख दिया तो 2 उसके अंदर का एरिया हो गया। तो ये अंतर होता है कंटीन्यूअस टाइम यूनिट इंपल्स में और डिस्क्रीट टाइम यूनिट इंपल्स में। डिस्क्रीट टाइम यूनिट इंपल्स को क्रोनेकर पल्स भी कहते हैं। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यूनिट इंपल्स की, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर मेरे को यूनिट इंपल्स फंक्शन बनाना है तो यूनिट इंपल्स फंक्शन y एक्सिस के अबाउट आपका मिरर इमेज सेम होगा, क्योंकि खुद ही y एक्सिस पे लाई कर रहा है। यानी एक बात तो पक्का है दैट इट इज अ इवन सिग्नल, यह एक इवन सिग्नल है। मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, यह जो है यूनिट इंपल्स फंक्शन इज नाइदर एन एनर्जी सिग्नल नॉर एन पावर सिग्नल। यह ना ही एक एनर्जी सिग्नल है ना ही एक पावर सिग्नल है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू इंफिनिटी जा रही है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, इट इज नाइदर एनर्जी सिग्नल नॉर अ पावर सिग्नल। इसके बाद यूनिट इंपल्स का जो स्केलिंग प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ये आपका जनरलाइज्ड फंक्शन है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो स्केलिंग प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज आता है। क्या कि अगर मैं डेल्टा बीटी लिखूं तो डेल्टा बीटी को 1 by mod b ऑफ डेल्टा ऑफ टी लिखते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। मतलब मान लो मेरे को डेल्टा 2t माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा 2t माइनस 3 की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले से यूज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर मेरे को मान लो डेल्टा 4t निकालना होता तो डेल्टा 4t की वैल्यू मैं लिखता 1/4 टाइम्स डेल्टा ऑफ t, इस तरीके से इसको लिखते हैं।
अब मेरे को डेल्टा 2t माइनस 3 रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए और मैथमेटिकली ये किसके बराबर होगा डेल्टा के टर्म्स में, डेल्टा t के टर्म्स में, उसको बताने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। एक बार ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जैसा मैंने डेल्टा 4t को 1/4 डेल्टा t लिखा, वैसे ही डेल्टा 2t माइनस 3 को आप क्या लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो अगर मेरे को यूज करना है ये प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट पार्ट है t का वो मुझे देखना पड़ेगा। तो राइट नाउ मैं इसे लिख सकता हूं डेल्टा 2 कॉमन लिया तो t माइनस 3/2, तब तो आपका अंदर का एंगल 2 होगा। अंदर का एंगल से 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूं तो 1/mod 2 दैट इज 1/2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा टाइम्स t माइनस 3/2, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। और अगर इसे मुझे प्लॉट करना है तो इसका मतलब हो गया इसका जो एरिया होगा वो अब 1 ना होके 1/2 हो जाएगा। और ये कहाँ लाई करेगा, तो ये t इज इक्वल टू 3/2 पे लाई करेगा और इसकी एरिया 1 नहीं होगी, अभी 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको डेल्टा फंक्शन की स्केलिंग प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है। इसके बाद डेल्टा फंक्शन को अगर मैं किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा सोचते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये मेरा डेल्टा फंक्शन है t इक्वल टू 0 पे। अब इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पे बाकी जगह पे यानी t इक्वल टू 0 छोड़ के बाकी हर जगह इसकी वैल्यू 0 है। तो 0 से अगर आप किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से समझूं तो मान लो मेरे पास एक साइनसॉइडल फंक्शन है, सिंपल सा एक साइन वेव ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं एक डेल्टा फंक्शन से जो मान लो 3 पे है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं सो दिस पार्ट जो कि 3 के पहले है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 0 से तो रिजल्ट तो 0 आएगा। सिमिलरली वो पार्ट जो 3 के बाद है उसको भी मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 0 से तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो वैल्यू कहां पे आएगी, वैल्यू सिर्फ आपकी 3 पे ही आएगी, बाकी कहीं तो आनी ही नहीं है। उसीलिए लिखा गया है कि अगर किसी फंक्शन x ऑफ t को मैं डेल्टा t माइनस ए, डेल्टा t माइनस ए मतलब क्या हो गया, डेल्टा फंक्शन जो t इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट कर रहा है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट आपका एक डेल्टा फंक्शन ही बनेगा, मगर उसका जो एरिया हो जाएगा वो x ऑफ a के बराबर हो जाएगा। यानी ये फंक्शन की जो वैल्यू 3 पे रहेगी उसके बराबर उसका एरिया हो जाएगा। तो ये आपका इसका मतलब हुआ। तो जरा इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको गिवन है sin t इंटू डेल्टा t माइनस π/2। जरा सॉल्व कीजिए इसको और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी। आपके पास 1 मिनट का समय है, ट्राई करिए। बताइए sin t डेल्टा t माइनस π/2 की वैल्यू कितनी आएगी। सॉरी, क्लिक हो गया। चलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया आपके पास, ट्राई कीजिए, अभी से 1 मिनट का समय आपके पास।
चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं यहां से इसको रिलेट करूं तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू पाई बाई 2 आ रही है, यानी जो रिजल्टेंट आएगा वो डेल्टा फंक्शन तो रहेगा, यानी डेल्टा t माइनस पाई बाई 2 तो रहना ही है, मगर यहाँ पे जो इसका एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 डेल्टा t माइनस पाई बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, सो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ डेल्टा t माइनस पाई बाई 2 के बराबर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मान लीजिए आपको e टू द पावर माइनस 2t स्क्वायर डेल्टा 2t माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास 1 मिनट का समय है, ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का और बताइए आंसर क्या आएगा। e टू द पावर माइनस 2t स्क्वायर डेल्टा 2t माइनस 3। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में जो t का कोएफिशिएंट है वो 1 है, मगर यहाँ पे t का कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको t का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया था। तो डेल्टा 2t माइनस 3 को मैं लिख सकता हूं 1/2 टाइम्स डेल्टा t माइनस 3/2, डेल्टा t माइनस 3/2, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं e टू द पावर माइनस 2t स्क्वायर से। तो हाफ तो आपका कांस्टेंट पार्ट है बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t माइनस 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, डेल्टा t माइनस 3/2। जहां जहां पे t है e टू द पावर माइनस 2t स्क्वायर में, उसको मैं 3/2 से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4। तो अगर इसको पुट करें तो 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस 9/2 डेल्टा t माइनस 3/2, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, मतलब क्या कि अगर मैं इसको जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में, तो क्या होगा। इसको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में इंटीग्रेट करने का मतलब हो गया जो राइट हैंड साइड है उसको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में इंटीग्रेट करना। अब x ऑफ a तो आपका कांस्टेंट आ रहा है, आप देख लो यहाँ पे ये पार्ट तो कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू a पे आप उसकी वैल्यू ले रहे हो। तो इंटीग्रेशन में से x ऑफ a बाहर आ जाएगा और आप इंटीग्रेट कर रहे हो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में डेल्टा t माइनस a को, और डेल्टा की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1, so this into 1 equal to 1 is equal to same thing। therefore अगर हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में एक फंक्शन को डेल्टा t माइनस a से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो फंक्शन की वैल्यू एट a, एट द शिफ्टिंग पॉइंट आएगा, दैट इज x ऑफ a आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको -2 से +2 में डेल्टा t माइनस 3 dt की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास फिर से 30 सेकंड का टाइम है, क्योंकि सिंपल सवाल है, सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा आपका।
-2 से +2 में डेल्टा t - 3 की वैल्यू क्या आएगी बताइए। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर यहां हमें -∞ से +∞ में डेल्टा t - 3 ऑफ dt दिया रहता, तब तो मैं साफ साफ लिख देता कि वैल्यू हमारी 1 के बराबर होगी, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। मगर यहाँ पे छोटा सा ट्रिक लगाया गया था। क्या? जरा देखो, -2 से अगर +2 में हम जाएं तो हम इस लिमिट की बात कर रहे हैं, और डेल्टा t - 3 कहाँ लाई करेगा? डेल्टा t - 3 तो t = 3 पे लाई करेगा ना। यानी आप इंटीग्रेट कर रहे हो इस एरिया में और आपका फंक्शन यहाँ पे लाई करता है, तो इस एरिया में तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। तो आप इसको तो इंटीग्रेट ही नहीं कर रहे हो जहां पे डेल्टा इंपल्स फंक्शन एक्चुअली लाई कर रहा है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन करने वक्त आपको लिमिट का भी ध्यान रखना जरूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -3 to 4 ऑफ डेल्टा t - 3 ऑफ dt, जरा इसकी वैल्यू बताइए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब अगर मैं देखूं तो मैं आपका जो इंटीग्रेट कर रहा हूं वो -3 से 4 के बीच में कर रहा हूं, और हमारा जो इंपल्स है वो 3 पे लाई कर रहा है। तो 3 पे लाई कर रहा है यानी वो आपका रेंज में आ रहा है, और एरिया अंडर द कर्व यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उसके 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सिंपल सा 1। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। SH नहीं, SIFTING, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स फंक्शन, और इसे काफी यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। अब अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं, डेल्टा का। अगर मैं किसी फंक्शन को x ऑफ t को मल्टीप्लाई करता हूं डेल्टा से, डेल्टा के डेरिवेटिव से, यहाँ पे nth डेरिवेटिव लिखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव तो d स्क्वायर होता, थर्ड डेरिवेटिव तो d क्यूब होता, एंड सो ऑन। अगर मैं nth डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करता हूं -∞ से +∞ में, तो हमारे रिजल्ट में -1 टू द पावर n होता है, और जो फंक्शन है उसका हम nth डेरिवेटिव ले लेते हैं, फंक्शन का nth डेरिवेटिव ले लेते हैं, और किस वैल्यू पे? तो जो शिफ्टिंग वाली वैल्यू है t = a, उस वैल्यू पे उसको रख देते हैं। तो एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, आप एक बार ट्राई कर लो सॉल्व करने का। आपके पास 1 मिनट का समय है, एक बार ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। -∞ to +∞ t स्क्वायर + 3t del डैश t - 2 dt की वैल्यू बताइए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले इस फंक्शन में अगर हम देखें तो हमारा xt हो जाएगा t स्क्वायर + 3t के बराबर, ये हो गया हमारा xt, और डेल डैश है यानी n की वैल्यू है 1, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? -1 टू द पावर n, दैट इज -1 टू द पावर 1 d/dt, सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, ऑफ xt दैट इज t स्क्वायर + 3t, और जो वैल्यू आएगी वहां t की वैल्यू क्या रख देना है मुझे? वहां t की वैल्यू मेरे को 2 रख देना है, क्योंकि a की वैल्यू 2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा -1 इंटू t स्क्वायर + 3t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t + 3
और अगर मैं t की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7, हमारा आंसर आ जाएगा -7 के बराबर। यानी इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -7 के बराबर। इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑपरेशन जो डेल्टा फंक्शन का होता है उसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में हम इन डिटेल में सीखेंगे किस तरीके से डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करते हैं, और वहां डबलेट और ट्रिपलेट फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा मैं। चलिए, अभी इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिस हो गया, ये वाला प्रॉपर्टी अभी तक मैंने यूज नहीं किया। तो मान लो मैं जरा इस यहाँ पे इसको यूज करना चाहता हूँ, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में e टू द पावर माइनस 2t स्क्वायर डेल्टा 2t माइनस 3 को मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 2 को तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 2t स्क्वायर डेल्टा t माइनस 3/2 ऑफ dt हो जाएगा। यहां तक तो हम क्लियर है, ये तो हम कर चुके थे। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट में आपका सिर्फ जो फंक्शन है वो बचेगा, e टू द माइनस 2t स्क्वायर है जो फंक्शन है वो बचेगा, बट फंक्शन की वैल्यू हम रख देंगे आपका जो स्केलिंग पार्ट है उसमें। यानी रिजल्ट क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस 2 और t स्क्वायर की जगह हम 3/2 रख देंगे, तो 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 e टू द पावर माइनस 9/2 के बराबर। ये हो जाएगा आपका आंसर अगर हम इस कर्व को इंटीग्रेट करते हैं और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो यूनिट इंपल्स के लिए इतने प्रॉपर्टीज आपके बहुत मोर देन सफिशिएंट हैं और काफी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको आने चाहिए। कितनी प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, 4 प्रॉपर्टीज और 2 डेफिनेशन। सबसे पहले ये एक इवन सिग्नल होगा, वो तो देख के बता सकते हो। दूसरा, ये नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है, क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड ही नहीं है। तीसरा, स्केलिंग प्रॉपर्टी आपको बस इसका ध्यान में रखना है कि डेल्टा बीटी करते हैं तो 1/mod भी आता है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे डेल्टा -3t पूछूंगा तो आपका आंसर 1/-3 नहीं 1/3 डेल्टा t होगा। मॉड बी का मतलब हो गया ना, इसको पॉजिटिव लिखना है। वैसे भी एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए ये हो गया 1/mod b ऑफ डेल्टा t। चौथा, कि अगर मैं किसी भी फंक्शन को एक डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट में हमारा एक इंपल्स ही आएगा, मगर इंपल्स का जो एरिया होगा वो उस फंक्शन, जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू होगी जहां पे इंपल्स लाई करता है। यानी कि जब भी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो डेल्टा t माइनस ए ही रहेगा, मगर एक्स टी की जगह हमारा एक्स ऑफ ए हो जाएगा। और अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये डेल्टा फंक्शन भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स ऑफ ए बचेगा। और अगर ये जो फंक्शन है डेल्टा, इसको डिफरेंशिएट कर दें अंदर में, तो जो रिजल्ट आता है वो आपका -1 टू द पावर n डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। जितना अगर nth ऑर्डर डिफरेंशिएट किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट t इक्वल टू a, जो स्केलिंग फैक्टर है। तो ये हो गई बातें कुछ यूनिट इंपल्स की। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में भी देख लिया हमने और कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में भी देख लिया। अब बात करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन की। अगर मैं यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करूं तो यूनिट स्टेप फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। -इंफिनिटी से 0 तक में इसकी वैल्यू 0 होती है और 0 से आगे इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 पे यूनिट स्टेप जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी 0 पे यूनिट स्टेप जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी u ऑफ t की एक डिसकंटिन्यूटी लाई कर रही है t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू लेना चाहिए? अब यहाँ पे आपका गिब्स रूल यूज करते हैं हम। गिब्स रूल क्या कहता है कि जहां पे भी अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आप उसके दोनों साइड का एवरेज ले लो। यानी अगर मैं u ऑफ 0 माइनस प्लस u ऑफ 0 प्लस, क्योंकि 0 पे डिसकंटिन्यूअस है इसलिए u ऑफ 0 माइनस प्लस u ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो मुझे अप्रोक्सीमेटली u ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू गिब्स रूल। ये करेक्ट नहीं है,
मगर इसको यूज में ला सकते हो आप। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u ऑफ 0 माइनस 1 इज 0 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कई जगह आप देखोगे यूज करते हुए u ऑफ 0 की वैल्यू 1/2 लिया गया है। कई जगह 1 भी लेते हैं, कई जगह 0 भी लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू गिब्स रूल ज्यादा एग्जैक्ट होता है अगर आप 1/2 लेते हो। और अगर मैथमेटिकली लिखें तो u ऑफ t इज इक्वल टू 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज लेस देन 0। ये होती है आपकी यूनिट स्टेप की वैल्यू। अब यह एक पावर सिग्नल है या एनर्जी सिग्नल है, जरा सोचो, क्योंकि इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू आपकी 0 नहीं हो रही है और इनफाइनाइट भी नहीं जा रही है, फिक्स वैल्यू हो रही है, इसीलिए यह आपका एक पावर सिग्नल है। अब पावर सिग्नल है तो इसके अंदर का पावर क्या होगा आपके पास, ट्राई करो एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, बताओ इसका पावर क्या होगा। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, ट्राई कीजिए। पावर सिग्नल है ये तो मैंने बता दिया, इसका पावर कितना होगा ये बताओ मेरे को आप। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। क्या लिख सकते हैं हम, ये पीरियोडिक तो नहीं है तो हमें ए पीरियोडिक वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t माइनस t/2 टू प्लस t/2 x ऑफ t का होल स्क्वायर dt, ये मैं यूज करना चाहता हूं। तो क्या लिख सकता हूं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t, अब माइनस t/2 से लेके 0 तक तो उसकी वैल्यू 0 ही है, सो 0 टू t/2, और 0 से t/2 के बीच में कहीं भी t/2 रखो आप, वैल्यू तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, dt इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t इंटू t/2 माइनस 0 दैट इज t/2, dt कैंसिल, पावर की वैल्यू आ गई 1/2, दैट इज यूनिट स्टेप में जो पावर होता है वो आपका 1/2 के बराबर होता है। आप सिंपल सा लॉजिक यह भी यूज कर सकते थे कि अगर मैं 1 ले लूं तो 1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, तो ये तो इसका आधा है ना, तो इसीलिए इसका पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब अगर मैं यूनिट स्टेप को डिस्क्रीटाइज कर दूं, ये तो हमने कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में देख लिया, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कैसा दिखेगा जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने इसे डिस्क्रीटाइज कर दिया है, तो जरा ध्यान दो क्या लिख रहा हूं डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, u ऑफ n इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहां पे भी डिसकंटिन्यूटी हमने हटा देनी है। अब हम पक्के से बोल रहे हैं कि 0 पे यूनिट स्टेप इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन यूनिट स्टेप की वैल्यू 1 है और बाकी हर जगह 1 है, और उसके पहले इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर है। यानी कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में यूनिट स्टेप आपका डिसकंटिन्यूअस होता है t इक्वल टू 0 पे, जबकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में वो आपका t इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू हम 1 के बराबर रखते हैं। इसीलिए फॉर्मूले में यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया है, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कंटिन्यूअस में यूज नहीं किया है। तो ये आपका अंतर होता है कंटिन्यूअस टाइम डोमेन और डिस्क्रीट टाइम डोमेन यूनिट स्टेप सिग्नल में। अब बात करते हैं एक दूसरे फंक्शन की, सिग्नम फंक्शन की। इस सिग्नम फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यूनिट स्टेप से काफी मिलता जुलता है इसीलिए इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सिग्नम फंक्शन जो होता है वो आपका जब हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसकी वैल्यू 1 होता है, और जब हम निगेटिव साइड जाते हैं तो उसकी वैल्यू -1 होता है, और वो भी 0 पे आपका डिफाइंड नहीं होता, 0 पे डिफाइन नहीं होता, 0 पे डिसकंटिन्यूटी लाई कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो नॉट टच द वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। तो अगर मेरे को इसे मैथमेटिकली लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, f of x is equal to 1 when x is greater than 0, f of x is equal to 1 when x is greater than 0 and -1 when x is less than 0, और यूजिंग गिब्स रूल आप फिर से कर सकते हो, -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2
जीरो पे जो कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वहां पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन। अब ये आपका एक पावर सिग्नल है, हमें दिख सकता है कि ये आपका एक पावर सिग्नल क्यों है, क्योंकि इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू आपकी 0 नहीं हो रही, ना ही इनफाइनाइट हो रही है, एक फिक्स वैल्यू हो रही है, इसीलिए पावर सिग्नल है। और इसके अंदर का पावर कितना होगा, अगर आप ट्राई करो तो स्क्वायर कर दोगे तो इसके अंदर का पावर जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि मैं यूनिट स्टेप को सिग्नम के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, यानी मैं लिखना चाहता हूं u ऑफ t एज अ फंक्शन ऑफ सिग्नम x। तो बताइए क्या लिख सकता हूं, यानी सिग्नम में क्या चेंजेस करूं मैं कि हमारा जो रिजल्ट आए वो यूनिट स्टेप के बराबर आए। ट्राई कीजिए, आपके पास 1 मिनट का समय है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सिग्नम फंक्शन को मैं किस तरीके से मॉडिफाई करूं कि रिजल्ट जो है वो हमारा यूनिट स्टेप आ जाए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। मान लो ये जो सिग्नम फंक्शन था जिससे मैं मान लो एस जी एन ऑफ एक्स लिखता हूं, इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं तो पॉजिटिव पे वो 1 की जगह 1 + 1 2 हो जाएगा और निगेटिव पे वो -1 + 1 0 हो जाएगा। और 1 ऐड करने के बाद अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, 0/2 = 0 बट 2/2 = 1, यानी ये आपका यूनिट स्टेप बन जाएगा। तो अगर मैं यूनिट स्टेप की बात करूं, अगर मैंने वेरिएबल x लिया है तो ux = सिग्नम x + 1 और 1 + सिग्नम x / 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूनिट स्टेप को सिग्नम के टर्म में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि आगे जब हम ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो वहां इसका यूटिलाइजेशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट बेसिक सिग्नल है हमारा रैंप सिग्नल। तो रैंप सिग्नल क्या होता है, रैंप सिग्नल यानी y = x का कर्व सिर्फ पॉजिटिव हाफ में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 2 पे इसकी वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 पे इसकी वैल्यू 3 है। यानी अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, r फॉर रैंप। रैंप फंक्शन विल बी इक्वल टू 0 व्हेन t इज लेस देन 0 एंड इट विल बी इक्वल टू t व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर t की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। कमेंट करिए जल्दी से कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है आपके हिसाब से। चलो, ये ना ही एनर्जी सिग्नल है ना ही पावर सिग्नल है। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू इंफिनिटी के बराबर जा रही है। इट इज नाइदर एनर्जी और पावर सिग्नल, ना ही एनर्जी सिग्नल है ना ही पावर सिग्नल है। चलिए अगले सिग्नल पे चलते हैं। अगला सिग्नल होता है पैराबोलिक सिग्नल। तो पैराबोलिक सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो ये भी हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ में डिफाइन करते हैं और लिख रहे हैं x of t = t² by 2 लिखने के लिए अगर आप by 2 न लिखो तब भी चलता है, मगर by 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब सिग्नल्स होते हैं इनको आपस में रिलेट हम आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए। So x of t = t² by 2 when t is greater than equal to 0। अगर 0 से बड़ा है या बराबर है तो वो t² by 2 एक पैराबोला को फॉलो करेगा, अदरवाइज लेस देन के लिए t की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ये होता है आपका पैराबोलिक सिग्नल और हम देख सकते हैं क्योंकि इंफिनिटी पे इसकी भी वैल्यू इंफिनिटी जा रही है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप
डेल्टा यूनिट स्टेप, रैंप और पैराबोलिक सिग्नल के बीच में ये आपस में रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से, जरा देखो यहाँ पे t²/2 लेने का लॉजिक भी आपको समझ जाएगा। मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, t² का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, 2t/2, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा t टाइम्स u ऑफ t। क्यों t टाइम्स u ऑफ t, बता, ये u ऑफ t लिखने की जरूरत नहीं है, u ऑफ t इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि t इज ग्रेटर देन 0 है। और t टाइम्स u ऑफ t क्या होता है, यही तो आपका रैंप फंक्शन होता है, t टाइम्स u ऑफ t, क्योंकि t तो आपका पूरा -∞ से +∞ लाई करता, u ऑफ t सिर्फ पॉजिटिव हाफ में है, तो ये आपका बन जाता रैंप फंक्शन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं pt को, पैराबोलिक को डिफरेंशिएट करूं तो मैं रैंप पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये बताओ कि अगर आप rt यानी रैंप को, यानी t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t का डिफरेंशिएशन आपका 1 के बराबर होता है, और नेगेटिव में तो लाइन नहीं कर रहा। तो अगर आप रैंप को डिफरेंशिएट करोगे तो आप यूनिट स्टेप पहुंचोगे, सिमिलरली यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे तो आप इंपल्स पे पहुंचोगे, एंड वाइस वर्सा, दैट इज इंपल्स को इंटीग्रेट करोगे तो यूनिट स्टेप पे पहुंचोगे, यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट करोगे तो रैंप पे पहुंचोगे, और रैंप को इंटीग्रेट करोगे तो पैराबोला पे पहुंचोगे। तो ये जो आपस में रिलेशन होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऑपरेशंस को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में वहां समझाऊंगा। मगर यहाँ क्योंकि हमने इन सिग्नल्स को डिफाइन किया है इसीलिए इसको यहाँ पे समझाना जरूरी था कि डेल्टा टी, यूटी, आरटी और पीटी एक सीरीज बनाते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। चलिए, तो ये हो गए कुछ बेसिक सिग्नल्स। इसके अलावा कुछ और सिग्नल्स हमारे जो काफी यूज में आते हैं उनको जरा देख लेते हैं। उनमें से एक सिग्नल है सैंपलिंग सिग्नल और सिंक सिग्नल। जनरली बच्चों को सैंपलिंग और सिंक सिग्नल में आपका कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो आपस में काफी रिलेटेड होते हैं, बस एक स्केलिंग फैक्टर का अंतर होता है, तो उस कंफ्यूजन को अभी दूर कर देता हूं। देखो, सैंपलिंग सिग्नल क्या होता है। सैंपलिंग सिग्नल का जैसे आप देख रहे हो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पाई है, -π, 2π, 3π, 4π, +π, 2π, 3π, 4π, -π, -2π, -3π एंड -4π। और अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा SA of t is equal to sin t/t, यानी sin t/t आपका होता है सैंपलिंग सिग्नल, और इसका कर्व कुछ इस तरीके से होता है, और ये और ये पाई पे आपका, पाई के मल्टीपल पे आपका 0 टाइम को क्रॉस करता है। अब बताओ क्या ये इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है? क्योंकि हम देख सकते हैं ये y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बता रहा है, इसीलिए ये इवन सिग्नल है। एक बात तो क्लियर है। अब बताओ ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है? क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इसकी वैल्यू घटते जा रही है, यानी इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 जाएगी, तो हम कहेंगे यह आपका एक एनर्जी सिग्नल है, यह आपका एक एनर्जी सिग्नल है। ठीक है। अब आपका सिंक पल्स की बात करते हैं। तो sin t को अगर मैं बस sin t/t यानी सैंपलिंग को अगर मैं बस पाई से स्केल कर दूं, यानी sin πt/πt कर दूं, sin πt/πt कर दूं, तो हमारा सिंक फंक्शन बन जाता है, यानी सैंपलिंग पाई ऑफ t इज इक्वल टू सिंक t। आप देख भी लो, जब हम किसी भी फंक्शन को स्केल करते हैं तो ग्राफ में क्या होता है, जो स्केलिंग फैक्टर होता है वो 0 क्रॉस जहां करता है उसको डिवाइड कर देता है। सो पाई को पाई से डिवाइड किया, रिजल्ट 1 आया, 2π से डिवाइड किया 2, 3 एंड 4। सिमिलरली इस साइड -1, -2, -3 एंड -4 आया। यानी ये जो सिग्नल है ये भी आपका इवन सिग्नल है और ये भी आपका एनर्जी सिग्नल है। अब अगर आप यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो एनर्जी की वैल्यू आप देखोगे, यहाँ पे अगर एनर्जी की फॉर्मूला, क्योंकि ये ए पीरियोडिक है तो आपको कंप्लीट इनफाइनाइट तक कंसीडर करना पड़ेगा, -∞ to +∞ x ऑफ t का होल स्क्वायर x² t dt। अगर इसको आप यहाँ पे लगा के सॉल्व करोगे और एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे आपकी वैल्यू पाई के बराबर आ रहेगी। तो बताओ इसका एनर्जी कितना होगा? हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो सैंपलिंग से, जितने इंटरवल से हमने सैंपल किया है उतने से डिवाइड कर देते हैं एनर्जी निकालने में। तो अगर इसकी एनर्जी की मैं बात करूं तो सिंक की एनर्जी π/π 1 के बराबर हो जाती है।
तो कई बार आपका सैम्पलिंग फंक्शन यूज करते हैं, तो कई जगह आपका सिंक फंक्शन यूज करते हैं। अंतर बस इतना है कि सैम्पलिंग फंक्शन में अगर हम पाई से आपका स्केल कर देते हैं तो रिजल्ट आपका सिंक हो जाता है। इसीलिए सैम्पलिंग की एनर्जी जो कि पाई होती है, तो सिंक की एनर्जी 1 के बराबर होती है। आप इसे घर पे वेरीफाई करके देख लो कि आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं। चलिए, तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक सिग्नल्स। अब इन बेसिक सिग्नल्स को यूज करके अगर मैं आईएएस एग्जाम की बात करूं, गेट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मगर मैं आईएएस और पीएसयूज की बात करूं तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने को दिया जाता है कुछ डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स का। तो चलिए जरा उनकी बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसी वेवफॉर्म को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स से हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, आपको ये जो गिवन फंक्शन है इसको यूजिंग सिग्नल्स रिप्रेजेंट करना है। तो सिग्नल्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं? आरटी यूज कर सकते हैं, रैंप यूज कर सकते हैं, यूटी यूज कर सकते हैं, यूनिट स्टेप और डेल्टा टी अपना। ये तीनों फंक्शन को बेसिकली यूज करके हमें इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। तो चलिए जरा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जब भी आप रिप्रेजेंटेशन में चलो तो सिग्नल को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दो। जहां पे भी आपको थोड़ा सा भी कर्वेचर चेंज करते हुए दिखे या सडन चेंज दिखे, वहां पे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंज होगी, तो उसको वहां पे आप पार्ट बाय पार्ट कर दो। तो इसको राइट नाउ मैं 2 पार्ट में बांटता हूं। एक पार्ट हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है, और दूसरा पार्ट हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है। ये 2 पार्ट मैंने बताया। अब बात करते हैं पहले पार्ट की। पहला पार्ट एक्चुअली है क्या पहला पार्ट एक इम्पल्स है, यूनिट स्टेप है या रैंप है? ये रैंप सिग्नल को ज्यादा सिग्निफाई कर रहा है। अगर मैं रैंप की बात करता तो जो रैंप सिग्नल होता उसका स्लोप 1 होता, और इसको मैं लिखता हूं r of t इज इक्वल टू t टाइम्स ut। ठीक है, मगर यहाँ पे स्लोप क्या है? अगर आप स्लोप की बात करो तो स्लोप कैसे निकाल सकते हो? 2 पॉइंट थ्योरम से। इसका पॉइंट देख लो क्या है, 2,4 और ये पॉइंट है 0,0। तो y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 2। इसका स्लोप हो गया 2। तो अगर मैं इसे रैंप से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि यहाँ पे इसका स्लोप 1 है, तो रैंप से रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप हमारा 2 आ रहा है। तो अगर मान लो मैं लिखता हूं स्टार्टिंग में 2 टाइम्स r ऑफ t, तो हमारा कर्व कैसा बनेगा? अगर मैं 2 टाइम्स r ऑफ t लिखता हूं तो हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा जो 0 से स्टार्ट होगा, 2 पे इसकी वैल्यू 4 के बराबर होगी और वो आगे चलता जाएगा, क्योंकि रैंप रुक थोड़ी रहा है, रैंप तो माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। मगर क्या मेरे को 2 के बाद इसको आगे जाना है? नहीं, मैं चाहता हूं यहां आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाए, यानी उसका स्लोप जो 2 था, अब इसका स्लोप कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। यानी मुझे 2 स्लोप घटाना है। अब स्लोप चेंज करने के लिए तो मेरे को रैंप ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट स्टेप तो सडन चेंज बता रहा है। ठीक है, तो एक रैंप मेरे को घटाना पड़ेगा, और वो रैंप कहां पे लाई करना चाहिए? t इक्वल टू 2 पे लाई करना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं r ऑफ t माइनस 2 करूं तो r ऑफ t माइनस 2 क्या होगा? एक रैंप होगा जो आपका t इक्वल टू 2 से जाएगा, टाइम शिफ्ट कर दिया मैंने। मगर क्या मुझे इस रैंप को इसमें ऐड करना है? जी नहीं, मुझे 2 स्लोप का रैंप को इसमें घटाना है। यानी बेसिकली मेरे को जो 2 पे रैंप होना चाहिए वो नीचे की तरफ होना चाहिए, और उसका स्लोप -2 होना चाहिए, क्योंकि +2 पहले से स्लोप था और फाइनल स्लोप 0 हो रहा है, इसीलिए 2 - 2 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स RT माइनस 2 टाइम्स R ऑफ t माइनस 2। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस सिग्नल का। अब फिर से ध्यान दो, ये तो मैंने इन डिटेल समझाया कैसे जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले पता करो कि हो क्या रहा है।
सडन चेंज हो रहा है या स्मूथ चेंज हो रहा है, यानी स्लोप में चेंज हो रहा है या सडन चेंज हो रहा है। यहां तो हम देख सकते हैं कि आपका स्लोप में चेंज हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे स्लोप में चेंज हो रहा है, तो स्लोप मालूम करो कितना स्लोप में चेंज हो रहा है। तो हमने सबसे पहले मालूम कर लिया कि हमारा स्लोप 2 से चेंज हो रहा है, यानी रैंप सिग्नल यूज करना है। तो t इक्वल टू 0 पे रैंप सिग्नल लगाया। अब वो 2RT तो जाते जाता, मगर अगला जो चेंज पॉइंट है वो है पॉइंट टू पे जाके कितना चेंज हुआ आपका रैंप के स्लोप में। तो रैंप में स्लोप में चेंज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, 0 हो गया। ये तो 0 स्लोप हो गया ना, क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस है यानी 0 है स्लोप। तो 0 माइनस टू का, तो अगला रैंप जो होगा स्लोप घटाने के लिए उसका एम्पलीट्यूड -2 हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 -2 और आपका r ऑफ t -2 क्यों किए, क्योंकि पॉइंट 2 पे हमें उस रैंप को रखना है, तो उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया हमने। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, एक बार इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, यही जो अभी सिखाया इसी को यूज करते हुए इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट का समय है आपके पास, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आंसर क्या आ रहा है आपका। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, अगर डाउट होगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा, पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। आपका स्लोप चेंज हो रहा है, पहले स्लोप लिख लेते हैं। कितना स्लोप हुआ, यहाँ पे 4 हो गया, y बाई एक्स की वैल्यू 4 आपका y में इंक्रीमेंट है, एक x में इंक्रीमेंट है, तो 4/1 4 स्लोप हुआ। इसके बाद यहाँ पे स्लोप कितना है, 0। फिर यहाँ पे स्लोप कितना है, देखो y में 4 का गैप है और x में 2 का गैप है, तो 4/2 2, मगर डिक्रीज हुआ है ना, तो इसलिए -2 यहाँ पे हमारा स्लोप है। तो मैंने तीनों स्लोप लिख लिया, तीनों लाइंस का स्लोप लिख लिया। अब यहाँ के लिए क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स r ऑफ t से। उसके बाद यहाँ पे एक और आपका आएगा रैंप सिग्नल, और वो उसको 0 करने वाला है, तो 0 -4 टाइम्स r ऑफ t -1। इसके बाद अगर देखो तो यहां से हम 3 पे एक और स्लोप ले रहे हैं -2 का, तो -2 -0 यानी -2 ही रहेगा। सो -2 टाइम्स r ऑफ t -3। अब जरा सोचो, क्या हमारा आंसर यही खत्म हो गया? जी नहीं, क्योंकि ये जो -2 पे अगर छोड़ दूंगा तो इसकी तो वैल्यू ऐसे चलती जाएगी ना, वो तो इंफिनिटी तक जाएगा, मगर वैसा तो करना नहीं है। इसके बाद वापस 5 के बाद जो स्लोप हो गया, स्लोप इसके बाद भी तो 0 हो गया, यानी 5 पे भी एक रैंप लगेगा, और 5 पे जो रैंप लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 r ऑफ t -5। तो ये हो जाएगा इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना। एक और बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्लोज कर्व बन रहा है, तो जो आपके रैंप के सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड का समेशन है वो 0 होगा। 4 - 4 0 एंड -2 + 2 0। इस बात को भी आप क्रॉस चेक में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, और इसे भी सॉल्व करने के लिए आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसको मैथमेटिकली किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका इंपल्स फंक्शन नहीं है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, इंपल्स नहीं है।
चलिए मैं सॉल्व करता हूं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका सडन चेंज हुआ है, -2 पे आके सडन चेंज हुआ है। आपका स्मूथ चेंज, कोई स्लोप में चेंज नहीं हुआ है, सडन चेंज हुआ है। और सडन चेंज कौन देता है? आपका यूनिट स्टेप देता है। तो कितने एम्पलीट्यूड का चेंज हुआ है? पहले 0 था, अभी 3 हो गया, यानी 3 एम्पलीट्यूड का। तो यहां से आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका एक यूनिट स्टेप आएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स आएगा, मगर -2 पे है तो क्या लिखते हैं? u ऑफ t प्लस 2, क्योंकि जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो आपका पॉजिटिव आ जाता है शिफ्टिंग में। चलिए यहां तक हम आ गए। यहाँ पे जैसे ही आए फिर से एक पॉजिटिव शिफ्ट हुआ, और इस बार कितने का शिफ्ट हुआ? 5 - 3 2 का शिफ्ट हुआ, यानी एक बार फिर से +2 में यूनिट स्टेप देंगे। और यहाँ पे क्योंकि t = 0 पे हो रहा है, इसीलिए कोई शिफ्टिंग देने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद मैं ऐसा जा रहा था, मगर जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा, एक बार वापस से शिफ्ट हुआ। पहले मेरी वैल्यू आपकी 5 थी, अब मेरी वैल्यू -4 है। यानी कितने का जंप हुआ? -4 -5 -9 का जंप हुआ। -9 का जंप कहां पे हुआ? t = 1 पे हुआ। सो -9 टाइम्स u ऑफ t -1, क्योंकि पॉजिटिव जाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं पॉजिटिव शिफ्ट में। और क्या ये वापस 0 जा रहा है? जी नहीं, ये वापस 0 नहीं जा रहा, तो इसीलिए ये आपका एज इट इज चलता जाएगा। अगर ये वापस 0 जाता तो क्लोज बनता, और तब जाके आप देखते आपका जो सारा सम है वो 0 के बराबर आता। राइट नाउ जो एम्पलीट्यूड का सम है 3 + 2 5 -9 -4 लास्ट वाले के बराबर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। और इसे भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, आपको यूज करना है यूनिट स्टेप, रैंप और इंपल्स फंक्शन। तो राइट नाउ भी मैं इंपल्स के कॉन्सेप्ट इसमें नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ यूनिट स्टेप और रैंप यूज करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। इंपल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में यूज करूंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझाने के बाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देख सकते हैं यहाँ पे सडन चेंज नहीं है, आपका स्लोप में चेंज हो रहा है। तो पहले स्लोप लिख लेते हैं। पहले हमारा स्लोप 0 आ रहा था, यहां मैं देखूं तो वैल्यू y एक्सिस में 8 बढ़ गई, और x एक्सिस में आपका 4 का चेंज है, -4 से 0 पहुंच रहे हैं, यानी 8/4 2 का स्लोप आ रहा है। यहाँ +2 का स्लोप होगा। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका 8 से 0, यानी y एक्सिस में हम 8 घट रहे हैं और x एक्सिस में 2 ही है, तो 8/2 -4, यानी यहाँ पे स्लोप -4 का है। एक और स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे 0 भी तो हो जा रहा है, ये इसके आगे थोड़ी जा रहा है, यहाँ भी तो स्लोप 0 हो जा रहा है। तो हमारा स्लोप 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे इंक्रीज हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर 0 हो जा रहा है। तो रैंप फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले -4 के लिए रैंप लिखेंगे विद स्लोप 2, सो 2 टाइम्स r ऑफ t प्लस 4, क्योंकि हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये आपका t = 0 तक जाता है, 0 पे -4 का स्लोप होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज -4 - 2 -6 टाइम्स r ऑफ t, क्योंकि 0 पे था। और उसके बाद 2 पे आपका फिर से पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप निगेटिव था, अब 0 हो गया, तो 0 माइनस ऑफ -4 दैट इज +4 टाइम्स r ऑफ t -2, क्योंकि 2 पे हम जाके ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपके सामने गिवन है, ट्राई कीजिए इसे भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का। 1 मिनट का समय है आपके पास।
चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो t इक्वल टू 0 पे एक नहीं दो चेंज हो रहा है। एक तो आपका सडन इंक्रीज भी हो रहा है, साथ में आपका स्लोप भी चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे यूनिट स्टेप भी है और रैंप भी है। तो पहले क्योंकि आपका स्लोप चेंज हो रहा है तो मालूम कर लेते हैं कि जो रैंप है उसका स्लोप कितना हो रहा है। तो अगर हम देखें तो 8 to 16 एम्पलीट्यूड जा रहा है, यानी कि y एक्सिस में 8 का चेंज है और x एक्सिस में 4 का चेंज है, 8/4 2। जो नया वाला हमारा रैंप का स्लोप हो रहा है वो 2 हो जा रहा है। सिमिलरली 4 पे जाने के बाद हमारी वैल्यू सडनली 0 भी आ रही है और आपका रैंप का स्लोप भी चेंज होकर 0 हो जा रहा है। पहले +2 था, अभी 0 हो गया, यानी यहाँ भी हमें रैंप सिग्नल और यूनिट स्टेप दोनों यूज करना पड़ेगा। तो चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले सडन चेंज 8 का था तो मैं लिख दूंगा 8 टाइम्स u ऑफ t। 8 टाइम्स u ऑफ t उसको +8 तक लेके गया। उसके बाद एक रैंप यूज किया है विद स्लोप 2, सो +2 टाइम्स r ऑफ t। यहां आ गए हम। अब जैसे ही मैं 4 पे पहुंचा फिर से एक यूनिट स्टेप आया और इस बार घटा रहा है, 16 से 0 पे लेके आ जा रहा है, सो -16 टाइम्स u ऑफ t। क्योंकि 16 का गैप कर रहे हैं, 16 से 0 पे आ रहे हैं। साथ में ही रैंप का भी जो स्लोप था वो पहले 2 था, अभी 0 है, सो 0 -2 टाइम्स u ऑफ t +4 हो जाएगा ना। यहाँ पे u ऑफ t -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 पे कर रहे हैं ये चीज। इसको अच्छे से लिख देते हैं। u ऑफ t -4, क्योंकि 4 पे शिफ्टिंग किया है, और साथ में ये हो जाएगा -2 टाइम्स r ऑफ t -4 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका इस सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, और इसके लिए भी आपके पास 1 मिनट का समय है। इस सिग्नल को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करो, एक तो रैंप के साथ में और एक यूनिट स्टेप यूज करते हुए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आंसर अपना। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो t इक्वल टू 0 से हमारा सडन चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप भी चेंज हो रहा है, स्मूथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे रैंप यूज करेंगे और रैंप का स्लोप कितना होगा, y की वैल्यू 2 चेंज हो रही है, x की वैल्यू 1 चेंज हो रही है, यानी 2 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी आपका वैल्यू 0 हो जा रहा है, यानी यहाँ भी आपका एक रैंप यूज करना पड़ेगा, और यहाँ सडन चेंज भी हो रहा है, यानी यहाँ यूनिट स्टेप भी यूज होगा। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं तो सबसे पहले 0 पे एक रैंप आएगा 2 टाइम्स r ऑफ t। उसके बाद 1 पे भी आपका एक रैंप आएगा जो 0 -2 स्लोप का होगा, सो -2 टाइम्स r ऑफ t -1। और 1 पे आपका एक यूनिट स्टेप भी आएगा जो 2 को लेके 0 पे आएगा, तो कितना, 2 को 0 पे यानी -2 का, सो -2 टाइम्स u ऑफ t -1। तो आप इस सिग्नल को एक तो मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जरा उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसका यूज बहुत है, इसीलिए आपको समझा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा u ऑफ t है, यूनिट स्टेप, और अगर मैं u ऑफ t -1 प्लॉट करूं तो वो आपका 1 से स्टार्ट होगा, और ये हो जाएगा हमारा u ऑफ t -1। ठीक है। अगर मैं ut - u ऑफ t -1, अगर मतलब इसको मैं इसमें से घटा रहा हूं तो रिजल्ट क्या होगा जरा बताओ, 1 - 0,
यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, 0 से लेके 1 तक के बीच में हमारी वैल्यू 1 आएगी और बाकी हर जगह हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी अगर मेरे को ut माइनस u ऑफ t माइनस 1 को प्लॉट करना है तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। अब इसको आप यूज बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मेरे को कोई एक सिंपल सा लाइन ऐसा दे दिया तो इस लाइन का इक्वेशन तो हम जानते हैं, अगर ये स्लोप 1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2t, y इक्वल टू 2t माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा जरा सोचो। मैं इसे एक सिग्नल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो सिर्फ 0 से 1 में 1 है, बाकी हर जगह 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0, अगेन 1 के बाद 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0, यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इसी तरीके का तो आएगा। तो इस सिग्नल को मैं ये भी लिख सकता हूं 2t इनटू में u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1। यानी अगर मैं किसी सिग्नल को सिर्फ यूनिट स्टेप के टर्म्स में लिखना चाहूं, जैसा मैं यहां कर रहा हूं यूनिट स्टेप के डिफरेंस के टर्म में सिंपल सा मल्टीप्लाई करके, तो उसको भी हम काफी आसानी से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आगे यूज आएगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर पैटर्न का है और 1 मिनट का समय इसके लिए भी है आपके पास, जल्दी से ट्राई करो सॉल्व करने का। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले अगर मैं इसको r ऑफ t के टर्म में लिखना चाहूं तो पक्का बात है, यहां से स्टार्ट कर रहा है 1 पे, और स्लोप तो हम देख सकते हैं 2 है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स r ऑफ t माइनस 1, और बाद में यहाँ पे 0 हो जा रहा है, इसीलिए माइनस में 2 टाइम्स r ऑफ t माइनस 2 भी हो जाएगा। मगर साथ में यूनिट स्टेप का भी फॉल्स है, तो यूनिट स्टेप के लिए मैं लिख सकता हूं -2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 2। तो रैंप और यूनिट स्टेप के कॉम्बिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसे सिर्फ आपका चाहता हूं यूनिट स्टेप के टर्म में लिखना, तो मैं क्या करूंगा जरा देखो। जो फंक्शन होगा हमारा, जो पहले था यहाँ पे 2t, ये 2t आपका यहां ना होके शिफ्ट हो गया है, ये 1 पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे 1 हो गया है, यानी ये जो नया फंक्शन हमारा बना है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो t माइनस 1 है, क्योंकि हम 1 से शिफ्ट कर रहे हैं। सो दिस इज फंक्शन -1, 1 से हमने उसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक मिनट, 0 पे वैल्यू -1, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब मुझे जो रिजल्ट चाहिए यूनिट स्टेप, वो आपका कहां से कहां चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, 1 से लेकर 2 में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इनटू u ऑफ t माइनस 1 माइनस में u ऑफ t माइनस 2। तो एक बॉक्स आएगा u ऑफ t माइनस 1 और u ऑफ t माइनस 2 से अगर सब्सट्रैक्ट करें तो 1 और 2 के बीच में एक बॉक्स आएगा, और उसको हम 2t माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर्व है, मगर आप चाहें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट का समय है, जल्दी से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना आंसर।
चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले एक रैंप लगेगा और स्लोप कितना पड़ेगा, y में 2 का चेंज है, x में भी 2 का चेंज है, सो 2/2 1 है हमारा स्लोप। उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे एक रैंप लगेगा क्योंकि स्लोप 0 हो गया। फिर यहाँ एक यूनिट स्टेप लगेगा और यूनिट स्टेप ही लगेगा, रैंप लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्लोप अभी भी 0 है। और यहाँ पे देखिए तो स्लोप आपका सब्सट्रैक्ट हो रहा है कितना, y में आपका 3 का चेंज है और x में आपका 1 का चेंज है, सो 3/1 दैट इज -3 का स्लोप। और उसके बाद यहाँ पे भी 0 का स्लोप है। यानी अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो स्टार्टिंग करेंगे हम रैंप के साथ r ऑफ t प्लस 4 के साथ। उसके बाद 2 पे जाके हमें उसे घटाना है, 0 -1 यानी -r ऑफ t प्लस 2 लगेगा। अब ऐसे हम 0 तक पहुंच गए। 0 पे पहुंचने के बाद मेरे को एक यूनिट स्टेप लेना है 1 का, सो प्लस में u ऑफ 3 -2 1 होता है इसीलिए 1 का। इसके बाद हम 4 पे पहुंच गए। 4 पे पहुंचने के बाद मुझे एक रैंप लेना है -3 -0 दैट इज -3 का, सो -3r ऑफ t और ये 4 पे है सो t -4। फिर 5 पे जाके 0 -3 प्लस 3 का रैंप लेना है +3 r ऑफ t -5। तो ये हो जाएगा आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब आपको एक दूसरा सिग्नल दिया हुआ है g ऑफ t, यहाँ पे आपको दे दिया गया है g ऑफ t। यहाँ आपको UT/RT यूज नहीं करना है, आपको g ऑफ t यूज करते हुए f ऑफ t को एक्सप्रेस करना है, यानी f ऑफ t इज इक्वल टू g ऑफ t के टर्म्स में f ऑफ t को लिखना है। तो चलिए ट्राई कीजिए एक बार लिखने का, 1 मिनट का समय है आपके पास। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब देखो मैं g ऑफ t के टर्म में कैसे लिख सकता हूं f ऑफ t को, जरा सोचो। ये -1 से +1 है। सबसे पहले मेरे को एक इसी टाइप का सिग्नल चाहिए, मगर वो -1 से +1 ना होके -3 से +3 होना चाहिए। तो मान लो मैंने g ऑफ t/3 कर दिया, तो g ऑफ t/3 क्या होगा, t/3 किया है, यानी जो टाइम एक्सिस जहां जहां क्रॉस कर रहा है उसको 1/3 से डिवाइड करेंगे। तो -1 डिवाइडेड बाई 1/3 यानी -3 से लेके 3 में हमारी वैल्यू एक 1 आ जाएगी। ये आ गई हमारी g ऑफ t/3 की बात। उसके बाद मेरे को एक वैल्यू चाहिए आपका जो -2 से 2 में भी उसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए मान लो मैंने g ऑफ t/2 कर दिया। तो g ऑफ t/2 क्या होगा, g ऑफ t/2 आपका -2 से +2 में उसकी वैल्यू 1 होगी और -1 से 1 में तो g ऑफ t की ही वैल्यू 1 है। तो क्या हम लिख सकते हैं f ऑफ t इज नथिंग बट g ऑफ t/3 प्लस g ऑफ t/2 प्लस g ऑफ t। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। तो इसी तरीके से कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि आपको एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस बार रिवर्स चल रहे हैं, यानी आपको मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया गया है और आपको उसे रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली। तो चलिए सॉल्व कीजिए, आपके पास 1 मिनट का समय है। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इस फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितने के बराबर होगी। t इक्वल टू 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितने के बराबर होगी, f ऑफ 4 की वैल्यू।
चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है u ऑफ t प्लस 1 यानी -1 से यूनिट स्टेप एक देंगे। ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा u ऑफ t यानी t इक्वल टू 0 तक। जैसे ही मैं 0 पे पहुंचूंगा यहाँ पे डबल का माइनस लग गया है, यानी -1 के बाद जो मेरा पहले वैल्यू +1 था वो अब वैल्यू हमारा अब -1 पे चलने लगेगा। ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा t इक्वल टू 1 तक। जैसे ही 1 पे जाएंगे -1 में एक और 1 जुड़ जाएगा, यानी हम 0 पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा कर्व बन जाएगा। और मैंने आपसे पूछा है 4 पे इसकी वैल्यू कितनी है, तो 4 पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। r ऑफ t प्लस 2 माइनस r ऑफ t प्लस 1 माइनस r ऑफ t माइनस 1 प्लस r ऑफ t माइनस 2। 1 मिनट का समय है आपके पास सॉल्व करने के लिए। ट्राई कीजिए और ट्राई करके फिर से मेरे को बताइएगा f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं प्लॉट करूं तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? -2 से। r ऑफ t प्लस 2 है तो -2 पे हमारा एक सिंगल स्लोप के साथ स्टार्ट होगा, 1 के स्लोप के साथ। कब तक जाएंगे? हम जाएंगे -1 तक। जैसे ही -1 पे पहुंचे उसके बाद हमारी स्लोप माइनस हो गई, यानी 1 का स्लोप जा रहा था 1 - 1, यानी अब 0 का स्लोप हो जाएगा। -1 का स्लोप नहीं, 1 - 1 0 होता है ना। जी हाँ। ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा +1 तक। अब 0 के बाद हम +1 पे पहुंचे तो +1 पे पहुंचने के बाद हमारी स्लोप एक और घटने लगी, यानी जो स्लोप 0 था वो 0 से घट के आपका अब -1 का स्लोप आ गया है। ये कहां तक जाएगा? ये 2 तक जाएगा। और जैसे ही हम 2 पे पहुंचे हमारा स्लोप 1 से ऐड हो जाएगा, यानी -1 + 1 फिर से हमारा स्लोप 0 हो जाएगा। ये हमारा कर्व बनेगा और f ऑफ 4 की वैल्यू फिर से आपकी 0 आएगी। आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसे प्लॉट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते थे 1 - 1 0 -1 + 1 0 0 0 हो जा रहा है, यानी क्लोज कर्व बन रहा है। 2 पे जाके वैल्यू क्लोज हो जानी थी, यानी 4 पे जाके आपकी वैल्यू 0 ही तो आनी थी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। एक डिस्क्रीट टाइम का सिग्नल सॉल्व कर लेते हैं। आपको गिवन है x ऑफ n इक्वल टू 6 - n, u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 6। डिस्क्रीट डोमेन में है, यानी n की वैल्यू सिर्फ इंटीजर पे एग्जिस्ट कर रहा है। आपको x ऑफ 3n + 1 ड्रॉ करना है और x ऑफ n - 1 डेल्टा n - 3 ड्रॉ करना है। और सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। तो जल्दी से सॉल्व करके मेरे को बताओ, x ऑफ 3n + 1 जब आप प्लॉट करोगे तो वहां पे मेरे को x ऑफ 4 की वैल्यू बता देना आप, ठीक है। और यहाँ पे आप xn - 1 डेल्टा n - 3 सॉल्व करोगे तो मेरे को बता देना इस फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितने के बराबर आ रही है। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है, un माइनस u ऑफ n माइनस 6। तो अगर मेरे को un बनाना है तो un क्या होगा? un 0 पे 1 है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर 3 पे है, 1 पे 2 पे 3 पे एंड
सिमिलरली 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे 1 हो जाएगा। और अगर un-6 की बात करूं तो un-6 आपका 6 से स्टार्ट होगा, n-6 कर रहे हैं यानी 6 से शिफ्ट हो जाएगा ना टोटल का टोटल सिग्नल, तो 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे एंड सो ऑन, ये हमारा हो जाएगा un-6। और अगर un में से un-6 को मैंने घटा दिया तो आपका 6 ऑनवर्ड सारे वैल्यू तो 0 हो जाएंगे, बिकॉज 1-1 0 होता है। यानी un-6 की वैल्यू की बात करें तो सिर्फ आपके पास 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे वैल्यू आ रही है, और बाकी सारी वैल्यू आपकी 0 हो गई है। अब इन वैल्यूज को आपको 6 माइनस n से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 माइनस 0 से। तो 6 माइनस 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 0 दैट इज 6 इंटू 1 6, यानी 0 पे हमारी वैल्यू 6 के बराबर आ गई। उसके बाद 1 पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 माइनस 1 5 से। तो 1 पे हमारी वैल्यू 5 के बराबर आ गई। 2 पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 माइनस 2 4 से। तो 2 पे हमारी वैल्यू 4 के बराबर आ गई। सिमिलरली आप देखोगे 3 पे आपकी वैल्यू 3 के बराबर आएगी। 4 पे आपकी वैल्यू 2 के बराबर आएगी। 5 पे आपकी वैल्यू 1 पे आएगी, और 6 के ऑनवर्ड्स तो ये 0 ही है। तो ये जो बना ये हो गया आपका x ऑफ n अकॉर्डिंग टू दिस 6 माइनस n इंटू un-6 करिएगा तो x ऑफ n का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि x ऑफ 3n प्लस 1 ड्रॉ करना है। तो x ऑफ 3n प्लस 1 कैसे ड्रॉ करोगे? यानी आपको शिफ्टिंग भी करना है और स्केलिंग भी करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा पहले शिफ्टिंग करेंगे, बाद में हम स्केलिंग करेंगे। तो चलिए पहले शिफ्टिंग कर लेते हैं। यानी ये हमारा x ऑफ n है, और राइट नाउ मैं प्लॉट कर रहा हूं x ऑफ n प्लस 1। तो x ऑफ n प्लस 1 कैसा दिखेगा हमारा? प्लस 1 कर रहे हैं यानी नेगेटिव साइड में हम शिफ्ट कर लेंगे। सो -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे हमारी वैल्यूज लाई करेंगी 1 2 3 4 5 6 के बराबर। ये हो गया x ऑफ n प्लस 1। इसके बाद मेरे को स्केलिंग करना है और मेरे को सिग्नल बनाना है x ऑफ 3n प्लस 1, यानी 3 से मुझे इसे स्केल करना है। अब ध्यान दो, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं इसीलिए सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं, बाकी किसी वैल्यू को कंसीडर कर नहीं सकते। यानी अगर मैं अभी उसे प्लॉट करने चलूं तो 4/3 हो जाएगा। क्या करते हैं हम स्केलिंग करने वक्त, उसके जो 0 पे वो वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, जो स्केलिंग फैक्टर है उससे। ये 3/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 0/3 हो जाएगा और ये -1/3 हो जाएगा। इनमें से इंटीग्रल वैल्यू सिर्फ 2 हैं, एक यहाँ पे 0 और एक यहाँ पे 1। बाकी सारी वैल्यूज तो नॉन इंटीग्रल है, और नॉन इंटीग्रल को हम कंसीडर ही नहीं करते। तो अगर मेरे को x ऑफ 3n प्लस 1 प्लॉट करना है तो x ऑफ 3n प्लस 1 का ग्राफ क्या आएगा? एक वैल्यू 0 पे आएगी, और 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 5 के बराबर, और एक वैल्यू 1 पे आएगी, 1 पे वैल्यू आएगी आपकी 2 के बराबर, 1 पे वैल्यू आएगी आपकी 2 के बराबर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा x ऑफ 3n प्लस 1 का। इसे कहते हैं डेसिमेशन इन टाइम डोमेन, क्योंकि टाइम डोमेन में हम जाके आपका वैल्यू कम कर रहे हैं। पहले इसमें 6 वैल्यूज थी, राइट नाउ अभी 2 ही वैल्यू हैं, तो इसे डेसिमेशन कहते हैं। और अगर वापस आऊं यहां से यहां अगर आ पाऊं मैं तो उसे हम कहेंगे इंटरपोलेशन, यानी ज्यादा वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करना। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लिया हमने x ऑफ 3n प्लस 1। फिर से x ऑफ 4 की वैल्यू अगर आप देखो तो 0 ही होगी। चलिए अब यहां पे मेरे को एक और पार्ट प्लॉट करना है, xn-1 डेल्टा n-3। तो xn का प्लॉट तो मैं देख रहा हूं कि हमारा ये है,
एक्स एन माइनस वन को मैं डेल्टा एन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी ये जो आएगा ये सिर्फ एग्जिस्ट करेगा कहां पे, ये सिर्फ एग्जिस्ट करेगा n इक्वल टू 3 पे, और कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। एक्स एन ये है, तो अगर मैं x ऑफ n माइनस वन प्लॉट करने जाऊं तो x ऑफ n माइनस वन यानी हमारा जो प्लॉट होगा वो आपका शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइड, यानी जो 0 पे था वो 1 पे हो जाएगा, देन 2 पे, देन 3 पे, देन 4 पे, देन 5 पे एंड 6 पे हमने एक पॉजिटिव साइड आपका शिफ्ट ले लिया। मगर हमें इंटरेस्ट किससे है, हमें इंटरेस्ट तो बस 3 वाले से है ना, क्यों, क्योंकि मैं डेल्टा n माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बाकी सारी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएंगी, यानी n इक्वल टू 3 पे हमारी वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 3 पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 654, तो दिस वैल्यू इज 4, तो हमारी वैल्यू x ऑफ n माइनस वन इंटू डेल्टा n माइनस थ्री इज इक्वल टू 4 इंटू 1, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रीट डोमेन में भी सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है डिस्क्रीट डोमेन का जो आपके सामने गिवन है, और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसे मैं आपको एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ। इसे आपको असाइनमेंट में घर पे कोशिश करनी है ट्राई करने की, और अगर डिफिकल्ट हुआ, अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन की तरफ। तो गेट से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। यह टॉपिक आईईएस और पीएसयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मगर गेट के लिए ये टॉपिक में जो आपने सीखा है उसको आगे यूज करते हैं। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी इंपल्स फंक्शन के बेसिस पे, तो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल आपसे गेट 2001 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका कुछ नहीं किया गया है, डेल्टा फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है कॉस के साथ और इंटीग्रेट किया गया है, यानी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की गई है। शिफ्टिंग नहीं, शिफ्टिंग, SIFTING कहते हैं इसे। जो मूवमेंट वाला था उसको SHIFTING कहते हैं। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की गई है, तो उसमें t का कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे, यानी हमारा जो रिजल्ट होगा वो फंक्शन एट t इक्वल टू 0 के बराबर होगा, यानी cos 3 इंटू 0/2 cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1 के बराबर होगा। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गेट 2006 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। डेफिनेशन है डेल्टा फंक्शन का। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से मेरे को बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। चलिए अगर हम देखें तो यहां आपको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा टी को डिफिनेशन बताना है। तो हम जानते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू, आपका डिफाइन ही नहीं होता टी इक्वल टू 0 पे, दैट इज इंफिनिटी कह सकते हैं एंड 0 अदरवाइज, और साथ में ही क्योंकि यह आपका वेल डिफाइंड नहीं जनरलाइज फंक्शन होता है, तो एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल्टा टी dt इक्वल टू 1 लिखना भी जरूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि यहां इन्होंने डिफाइन कर दिया है, ये आपका गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको यह सीखना था बेसिक ऑफ सिग्नल्स, उनके रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और गेट के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं आपका, उसको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसको यूज करके हम और सॉल्व करेंगे।